अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोटेक्ट वीडियो लेक्चर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमने ये सर्च बॉक्स बनाया था और इसके ऊपर वो सारा डेटा हमें फेच होके नजर आ रहा है। तो उसके अंदर हमने आपको एक टॉपिक का बताया था कि जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, वो टॉपिक एजेक्स है। हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एजेक्स क्या है और उसको आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कुछ उसकी आपको रफली डिटेल्स बता देता हूँ एजेक्स क्या है और हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी एक वेबसाइट है, आपको ये अंदाजा होगा कि आप जब भी कोई पीएचपी का काम करते हैं तो हमेशा पीएचपी के लिए आपका पेज पूरा रीलोड होता है और तब वो अप्लाई होता है। लेट से मेरे पास ये फॉर्म है, अगर ये मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये दोबारा सबमिट नहीं होगा। जिसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ पुराने कोड्स जो हमने क्लास लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे, हम उसे ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स से एक मैंने कोड ओपन किया है जो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। सो लेट्स से ये फॉर्म है। अब जैसे ही आप इसमें कोई भी स्टूडेंट का नाम वगैरह लिख के सबमिट कराएंगे तो दैट्स इट, ये आपका जो भी फॉर्म है तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक ये आपका फॉर्म पूरा सर्वर के पास नहीं जाए। एक्चुअली आपको हमने पहले भी एक चीज बताई थी कि जो आपकी पीएचपी है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, जब हमने एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी मौजूद है क्लाइंट सर्वर के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो क्लाइंट सर्वर है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है। ये इमेज आपको याद होगी, उसमें हमने इसे डिस्कस किया था कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी फॉर्म कुछ भी पीएचपी का काम करना चाह रहे होते हैं तो यहाँ से डेटा जाता है आपका सर्वर के पास। सर्वर उसके ऊपर जो भी पीएचपी का प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करता है और दोबारा वो पूरे का पूरा पेज आपको भेजता है और आपके पास पूरा पेज रीलोड हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस है नॉर्मल जब आप पीएचपी एग्जीक्यूट करते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक के अंदर आपने नोट किया होगा कि आप जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और कमेंट्स और पोस्ट के अंदर होता ये है कि आपने लेट से कोई भी कमेंट किया। अब क्योंकि वो कमेंट सेव होना है पीछे डेटाबेस के अंदर, सही हो गया। तो जब वो डेटाबेस में सेव होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले आपके पास क्या कहते हैं, वो पीएचपी सर्वर के पास जाएगा और पीएचपी सर्वर उसको डेटाबेस में सेव कराएगा और फिर रिटर्न में आपके क्लाइंट को बताएगा कि भाई मैंने ये डेटा सेव कर दिया। तो इसका मतलब ये है जब भी आप कमेंट करें तो पूरा पेज रिफ्रेश होना चाहिए। लेकिन आपने नोट किया होगा पीएचपी के ऊपर आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ वो कमेंट आपको शो हो जाता है भाई आपने ये कमेंट कर दिया। इसी तरीके से ट्विटर है, लिंक्डइन है, यानी जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन सब में ऐसा ही होता है कि आपका पेज रिलोड नहीं होता, फॉर्म सबमिट होता है, आपको डिलीट करते हैं तो वो वहीं पे डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फॉर्म रिफ्रेश नहीं होता। अब ये देखें, जैसे ये मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो लेट से मैंने कोई भी एक डमी डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा इसकी डेट ऑफ बर्थ को रियलिस्टिक कर लेते हैं। ओके, अब आप इसे सेव स्टूडेंट करेंगे तो यू विल सी के यहाँ पर आ गया डेटा इंसर्टेड और उसने दोबारा से आपके पेज को रिलोड कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद नॉर्मल पीएचपी वर्किंग। ठीक है, ये तो चले एक ही फॉर्म था। अगर आपने फेसबुक की तरह एक पेज लोड किया हुआ है
तो यू नो के उसके अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है जो आपने स्क्रॉल किया हुआ होता है, बहुत सारी इमेजेस है। अगर हर कमेंट के साथ आपका पूरा पेज रिलोड होगा तो उससे दो मसले होंगे। एक तो आपका जो क्लाइंट का इंटरनेट है वो ज्यादा कंज्यूम होगा, सेकेंड रिस्पॉन्स रेट में काफी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रेश जब पेज होगा तो हर चीज को दोबारा लोड करवाएगा, उस वजह से आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो बढ़ जाता है। तीसरा, आपके पास जो नॉर्मल सर्वर है आपका, उस पे बार बार एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट के लोड जाएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, आप इसमें देखें ये हेडर लोड हो चुका है। अब अगर दोबारा मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये दोबारा मेरे पीएचपी पे रिक्वेस्ट जाती है और ये हेडर दोबारा लोड होता है। तो ये हमारे सर्वर के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। तो इस काम में हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके जरिए सिर्फ हमारी वही रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कोई एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वही फॉर्म रीलोड हो, बाकी पूरी वेबसाइट रीलोड ना हो। तो इस काम के लिए आप एजेक्स यूज कर सकते हो। कुछ एजेक्स की थ्योरी है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फिर इसके हम एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एजेक्स का काम क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ रहे होंगे कि एजेक्स इज अ डेवलपर्स ड्रीम। क्यों ड्रीम है? इसके अंदर आपका क्या कर सकते हो कि आपका पूरा पेज लोड हो गया है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए भी आप सर्वर के पास जा सकते हो। उसके लिए आपका पूरा पेज लोड नहीं होगा। देखें, अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द पेज। पेज रिलोड हुए बगैर आपका जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सेंड डेटा टू द वेब सर्वर इन द बैकग्राउंड। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपके सामने ये डेटा इंसर्ट किया था, उसने क्या किया, पूरे का पूरा पेज रीलोड किया। ठीक है, यही अगर इस पे एजेक्स लगा हुआ होता तो सिर्फ मेरे पास ये वाली चीज अपडेट होती कि भाई डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, बाकी मेरा पेज रीलोड नहीं होता। ठीक है, अब ये काम कैसे करना है, मैं एक पहले आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, उससे आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। फिर हमने उसमें एक एक एग्जांपल और भी करनी है। ठीक है, तो इनशाला उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये सर्च बॉक्स बनाया और यहाँ पर मेरे पास ये जो एक पूरा पेज बना हुआ है, ठीक है, व्यू ऑल का, और मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मेरे पास से वो स्टूडेंट्स आए जो मैं यहाँ एक सर्च बॉक्स इस तरह का बना दूं और सिर्फ उसी डेटा को वो क्या करे, मेरे पास सर्च करके लाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे यहाँ पर द प्रोटेक्ट के अंदर हमने ये पेजेस बनाए हुए। ठीक है, और ये हेड का पेज है और ये हमारे पास व्यू ऑल का पेज है। ठीक है, तो हमें, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन हो, जैसे ये लिखा हुआ है ना व्यू ऑल स्टूडेंट, ऐसे ही एक सर्च का ऑप्शन हो। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हेड से वो वाला व्यू ऑल वाला जो हमने एक वो सर्च वाला बटन बनाया था वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास, तो इसे कॉपी करें और यहाँ पर एक div बनाए, उसको क्लास दे दें कॉलम 12। ये बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स के अंदर आप सीख चुके हैं कि कॉलम 12 का क्या मतलब है और हम क्यों लगा रहे हैं इसको। ठीक है, और अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको एक्शन दे रहा हूँ कि भाई वो जो सर्च वाला काम है वो ये कर दे। तो अब अगर आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो सीधे आपके पास ये सर्च का बटन यहाँ पर भी आ गया। मैंने उसी बटन को सिंपल रेप्लिकेट कर दिया। तो यहाँ पर अब आप क्या करें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कामरान। ठीक है, और मैंने इसको किया सर्च।
तो आप देखेंगे पूरे रिक्वेस्ट लेके गया है मेरे search.php वाले पेज पर और उसके ऊपर इसने मुझे डेटा फेच करके दिया है। मैं चाह रहा था यार ये ऐसा ना हो, बल्कि ये इस तरह हो कि मैं यहाँ पे नाम टाइप करता रहूं, ठीक है, और मुझे सर्च के बटन पे क्लिक ना करना पड़े, फॉर्म सबमिट ना करना पड़े, पेज रीलोड ना करना पड़े, सिर्फ ये जो नीचे डेटा लिखा हुआ है इसमें से वो डेटा मुझे व्यू हो जो मेरा करंट डेटा है। एक तो इसके अंदर आसान तरीका है क्योंकि हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर आप फिल्टर वाला काम कर सकते हो, ठीक है। कौन सा काम कर सकते हो? फिल्टर वाला काम आप कर सकते हो। ले, लेकिन हमने यहाँ पर फिलहाल फिल्टर वाला काम नहीं करना। फिल्टर वाला काम हमने क्यों नहीं करना? क्योंकि लेट से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरे पास ये जितना डेटा है ये मुकम्मल डेटा नहीं है। फिल्टर क्या करता है, आपका जो मुकम्मल डेटा में जो भी यहाँ डेटा होगा सिर्फ उसमें से फिल्टर आउट करके देगा। अभी मेरे पास यहाँ 24 स्टूडेंट्स हैं, लेट से मेरे पास 1000 स्टूडेंट हो तो 1000 स्टूडेंट में एक पेज पे शो नहीं करूंगा, उसके लिए मेरे पास नीचे डिफरेंट पेजेस बने होंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3। लेट से पहले पेज पे 100 स्टूडेंट, दूसरे पे तो 100, इस तरह से। तो उन सबको मैं सर्च करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एजेक्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब एजेक्स आपने अप्लाई कैसे करनी है, इसका एक आसान तरीका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं एक और पेज बना लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ व्यू ऑल विद एजेक्स डॉट php। मैंने यही डेटा जो हमारा हमने पिछली एग्जांपल में भी यूज किया था उसको कॉपी कर लिया है। ये मैं आपको लास्ट जो इससे प्रीवियस हमारा सर्च वाला काम था उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हेड क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये इस बटन का क्या काम है, इस फंक्शन का क्या काम है, हेडर का क्या काम है, ठीक है। और ये हमारा, ये तो अभी कोड मैंने कॉपी किया है तो ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये मेरे पास जितने स्टूडेंट है वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फुटर क्लोज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं इस फॉर्म के अंदर डेटा अपडेट करूँ, क्या करूँ, डेटा टाइप करूँ, तो वो नीचे मुझे जो है सर्चिंग करके देता जाए, ठीक है। तो ये काम आपने कैसे करना है, पहले तो हम ये पेज ओपन कर लेते हैं, व्यू ऑल विद एजेक्स डॉट php। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर से ये फॉर्म सबमिशन वाला काम खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी आपका HTML के ऊपर फॉर्म सबमिट होता है तो वो क्या करता है, वो पेज को रीलोड करता है और सर्वर पे जाके सबमिट करवा देता है। तो मैं इसको टाइप बटन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पर देखें मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये मेरा अब नॉर्मल बटन बन चुका है। अब ये फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा। दूसरा, मुझे अब इसमें ना तो एक्शन की जरूरत है क्योंकि मैं इसे किसी अलग पेज पे सबमिट नहीं कराऊंगा, और इस गेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि हमें क्यों इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको अपने कोई आईडी दे दें, ठीक है। और जैसे मैं इसको लेट से क्यू का नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। बस ये ख्याल रखना है कि पूरे पेज के अंदर इस नाम की कोई आईडी ना हो, ठीक है। तो मैं इसको फिर नाम दे देता हूँ माय सर्च, ठीक है। अच्छा, एक इसको आईडी देना है, ये जो आपका फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है कि ये जो आपका टेबल है, टेबल के अंदर ये जो टी बॉडी है इसको एक आईडी देना है,
ठीक है, लेट्स से मैंने इसको आईडी दे दी माय डेटा। ये दो काम करें। अभी मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने एक ऊपर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर अपने इनपुट को एक आईडी दे दी, सही हो गया। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक अपना जो बॉडी है मेरे टेबल के, उसको एक आईडी दे दी। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है एजेक्स, ठीक है। अच्छा, एजेक्स अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने नोट ही नहीं किया कि हमने यहाँ पे टाइप्स सबमिट भी लिखी हुई थी, तो दोनों में से कोई एक टाइप आपने लिखनी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ ऑन की अप, ठीक है। जैसे ही आप की अप करें, इसके ऊपर कोई भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा एक फंक्शन चले, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मैंने कहा लेट्स से माय डेटा, ठीक है। जब भी आप इस पे टाइप करेंगे तो ये माय डेटा का फंक्शन चलाएगा। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पेज के एंड पे स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। मैंने ऊपर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है माय डेटा, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही आप इसके अपने पेज के ऊपर, जैसे ही आप अपने पेज के ऊपर यहाँ कुछ भी की प्रेस करेंगे, जैसे ही की अप करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। इस वक्त इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कोई काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक काम कर देता हूँ, एक अलर्ट करवा देता हूँ जस्ट टू टेस्ट कि मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिफ्रेश किया, अब मैं की प्रेस कर रहा हूँ, देखें वो आपका इवेंट जनरेट हो गया, ठीक है। इट मीन्स ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं फॉर सर्चिंग, उसको जावास्क्रिप्ट में लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लेकर आना है। तो ऑब्वियसली मैंने उसको आईडी दी है, तो इसको यहाँ कैसे आप लेकर आओगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम दिया था हमने उसको, माय सर्च क्यू डॉट वैल्यू। आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स वाले तरीके से भी कर सकते थे। और यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको किसी भी एक वेरिएबल में क्या करवा देते हैं, सेव करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास डेटा यहाँ से रीड होगा फॉर्म से और यहाँ आकर फेच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास वहां से कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ आए, उस टेक्स्ट के हिसाब से जैसे मेरे इस फॉर्म के अंदर डेटा सर्च होता था ना, लेट से मैं यहाँ पर इसको यहाँ देखें, मैंने लिखा इरफान, तो ये देखें डेटा वो सर्च करके ला रहा है। ये एक्चुअली डेटा सर्च कहाँ से करता था, मेरे पास एक पेज बना हुआ है सर्च डॉट पीएचपी, यहाँ वो जाता है, यहाँ से डेटा फेच करके आपको शो करवा देता है, ठीक है। अब मैंने भी यही काम करवाना है, लेकिन ये काम मैंने अब किसकी मदद से कराना है, एक्शन की मदद से नहीं कराना, मैंने ये काम कराना है एजेक्स की मदद से। तो एजेक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है, इनपुट से आ रहा है, मैं इसको अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूं, ठीक है, तो यू विल सी कि जो मैं ऊपर लिखता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं की प्रेस करता जाऊंगा, वो डेटा लिखा हुआ आता रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एंड यू नो कि अगर आपका पेज एक दफा लोड हुआ हुआ हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें तो वो पिछला पेज पूरा क्लियर कर देता है। तो ये जस्ट टेस्टिंग के लिए था, आप इसको अलर्ट के अंदर भी करवा सकते हैं, या फिर मैं इसको
कंसोल डॉट लॉग में करवा के दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर ये कंसोल है, मैंने लिखा ABC। सो अच्छा, ये हमने वो अपनी वेबसाइट में कुछ पेजेस शो कराए हुए थे, तो ये उनको शो करवा रहा था। तो ये इस वजह से यहाँ पे आपके पास एरर ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें नीचे इमेजेस लोड हम करवा रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमने जो पहले फॉर्म बनाया था उसमें इमेजेस का हमने ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो वो लोडेड नहीं है। बाकी उसके बाद हमने 2 डेटा इंसर्ट कराए थे, उनमें हमने ये डेटा इंसर्ट कर लिया था। खैर यहाँ पे देखें आप, मैं लिख रहा हूँ ABCXY। ये देखें नीचे आपको कंसोल के अंदर आपको डेटा लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स आपके फॉर्म से डेटा आ रहा है। अब ये डेटा हमने भेजना है PHP के इस कोड को। ठीक है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एजेक्स ओपन करना पड़ेगा। तो हम एजेक्स पे बात कर रहे थे, एजेक्स की कुछ ये डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। अब इस पे मजीद बात करते हैं। एजेक्स एक्चुअली है क्या? एजेक्स है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल का मतलब ये है कि आपकी एक एक्सएमएल फाइल होगी जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ होगा, वो अलग से फाइल बनेगी। उस फाइल में से डेटा आप अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर आओगे बाय यूजिंग एजेक्स। क्या यूज करते हुए? एजेक्स यूज करते हुए। ठीक है, और एक्सएमएल में डेटा आप रीड भी, इंसर्ट भी कराओगे, वहां से रीड भी करोगे। अच्छा, इसमें क्योंकि ये इसके नाम में ये एक्सएमएल शामिल है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप किसी भी फाइल से रीड कर सकते हो, जैसे अभी मैं PHP की फाइल से रीड करूंगा, आप जेसन का डेटा भी उठा सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक के सिर्फ एक्सएमएल का डेटा आप। अच्छा, एसिंक्रोनस का मतलब यही है कि आपका विदाउट लोडिंग द पेज, ठीक है, साथ साथ में ये काम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, एजेक्स जस्ट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ, एजेक्स एक्चुअली आपके 2 चीजें यूज करता है। एक XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यूज करता है। ठीक है, बेसिकली यही एक रिक्वेस्ट है जो आपके डेटा फेच करने के काम आती है। और दूसरा आपके HTML डूम, जैसे ये आपके एलिमेंट्स फेच करना, उनमें डेटा रीडायरेक्ट करना, ये सारा तो आपने यहाँ देखा होगा। मैंने एक आपका डूम वाला काम कुछ किया भी है, आगे भी हम इसके ऊपर करेंगे। तो इससे टेक्निकली आपके पास 2 काम करना है। ठीक है, ये कैसे करने हैं वो अभी इस पे बात करते हैं। अच्छा, एजेक्स के अंदर काम कैसे होता है? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। सीरीज, आपके ब्राउजर पे जैसे ही आप कोई इवेंट आपको पता है कि जैसे यहाँ पर मैंने इवेंट लगाया, ऑन किया, आपका कोई भी इवेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये ऑन की आपका इवेंट है। आपने डिफरेंट इवेंट्स पढ़े हुए हैं, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव। ठीक है, ऑन की प्रेस, ऑन की आप। ठीक है, और इसके अलावा ऑन चेंज, ऑन फोकस, बहुत सारे इवेंट्स हैं। जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होगा, ब्राउजर आपका एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट के ऊपर काम करेगा, उस रिक्वेस्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर को देगा, जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट वो आपके पेज के अंदर अपडेट कर देगा, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली उसी जगह को अपडेट करेगा जिसके लिए आपने वो कोड लिखा हुआ है। बाकी पूरे पेज को वो रिलोड नहीं करेगा। नॉर्मल सर्वर की क्या होता था कि आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते थे, वो सर्वर पूरा का पूरा पेज दोबारा भेजता था और वो रीलोड हो जाता था। यहाँ पर वो पूरा पेज नहीं भेज रहा, सिर्फ स्पेसिफिक डेटा भेजेगा जो आप कहीं पर लिखेंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है। क्या जनरेट करवानी है? रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है। अब सवाल यह है कि ये रिक्वेस्ट
कैसे जनरेट होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एजेक्स का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इसका सैंपल कोड है जो W3 स्कूल से ही लिया गया है, तो आप भी वहां से इसको उठा सकते हैं। ये सिंपल देखें, उसने एक वैल्यू ले रहा है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो आप चाहते तो उसको नाम दिए बगैर भी उसकी वैल्यू पास करवा सकते थे, ठीक है। ये खाली उसको ये चेक कर रहा है कि भाई जो मैं वैल्यू रीड कर रहा हूँ कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो एम्प्टी होगा तो वो कुछ रीड नहीं कर पाएगा ना। मिसाल के तौर पे मैंने वहां पर ये जो मेरे पास डेटा है, अब इसमें देखें, अगर आप नोट करें तो ये बैक स्पेस का बटन भी तो की आप पे ना। अब देखें मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो की आप वो इवेंट परफॉर्म हो रहा है लेकिन कोई डेटा रीड नहीं कर पा रहा। और वैसे ही अगर कोई यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा तो वो सर्च क्या करके लाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए क्या है कि हम आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि इफ क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। तो या उसकी जो लेंथ है वो 0 है तो आप काम करते हैं और एग्जिट करते हैं, ठीक है। यही देखें लिखा हुआ है रिटर्न करते हैं। रिटर्न आपको पता है, आप फंक्शन में जब भी रिटर्न करते हो तो वहां पे वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमें फिलहाल इस पे कोई काम नहीं करना। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑन करवानी है। तो वो इस तरह से रिक्वेस्ट ऑन होती है न्यू के वर्ड से, ठीक है। आप एक वेरिएबल बना लें, मैं इसको नाम देता हूँ माय रिक्वेस्ट न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने ब्राउजर को बता दिया है कि यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। XML HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ XML बार बार लफ्ज आ रहा है, शायद आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो कि यार ये XML क्या है। आप लोगों ने HTML तो पढ़ी है सबने। तो HTML क्या है कि आपका एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट के जो भी मार्कअप्स हैं वो आप उसके अंदर लिख रहे होते हैं। वेबसाइट ने जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो उससे डिफाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो XML है ये कहलाती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर भी टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब कुछ होता है। HTML और XML में डिफरेंस ये है कि HTML में टैग्स फिक्स्ड होते हैं, XML में कोई भी टैग आप अपनी मर्जी का बना सकते हो, नंबर 1। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि HTML आपका डेटा डिस्प्ले करने के लिए है। मीन्स आप डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हो कि भाई ये हेडिंग है, ये टेबल है, यहाँ इमेज आनी है, यहाँ वीडियो लगनी है, यहाँ फॉर्म बनना है। यानी आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो और उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। XML क्या है, वो प्योरली डेटा को ट्रेवल कराने के काम आती है। मीन्स कि उसके अंदर आप डेटा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं करवा रहे होते कि भाई ये डेटा इस तरह नजर आना चाहिए या इसका ये काम है, इस तरह इसको शो कराओ। उसमें सिर्फ आप डेटा लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अगर ये XML होती तो मैं कहता यार ये स्टूडेंट का एक टैग है, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है, उसकी क्लास आएगी। आप देखें मैं अपनी मर्जी की इसके अंदर क्या बना रहा हूँ, टैग बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टूडेंट के लिए बना लिया। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा मैंने सेव करना है तो एक और टैग बना लूंगा, उसमें उसका मैं डेटा लिख लूंगा। और बाद में क्या करूंगा, मैं इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसकी जो .xml की फाइल होगी उसको कॉल करूंगा और उसमें से मैं इस डेटा को फेच करवा लूंगा, ठीक है। लेकिन खैर ये कभी फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह XML पे भी एक वीडियो बना देंगे। तो ये XML है, लेकिन मैंने आपको बताया है आल्टो के एजेक्स को हम ये कह रहे हैं कि वो एक एसिंक्रोनस
जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है, मींस के जावास्क्रिप्ट को एक्सएमएल से डेटा फेच करने के लिए है, लेकिन इट्स नॉट ओनली फॉर एक्सएमएल। आप पीएचपी से भी डेटा फेच कर सकते हैं, डेटाबेस से भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको डेटाबेस से फेच करवा के दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली ये क्योंकि जब एजेक्स स्टार्ट हुई थी तो उसको इसी रिक्वेस्ट के थ्रू चलाया गया, तो इसीलिए ये एक्सएमएल के ही नाम से चलती है। लेकिन सिर्फ ये एक्सएमएल पर नहीं काम करती, आप किसी भी उस पर इसको चला सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी रिक्वेस्ट ओपन किया। अब ये रिक्वेस्ट ओपन करने के बाद आपके पास है क्या कि मैंने अपनी फिलहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को ये बता दिया कि आपने एक एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जनरेट करवानी होगी। क्या जनरेट करवानी होगी? रिक्वेस्ट जनरेट करानी होगी। लेकिन अभी तक रिक्वेस्ट मैंने भेजी नहीं है। रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो आपने रिक्वेस्ट बनाई है इसको ओपन करना होगा, इसके अंदर आपने मेथड बताना होगा, और आपने यहाँ पर इसको अपनी फाइल बतानी होगी जहां से वो डेटा फेच करके लाएगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया है माय रिक्वेस्ट, ठीक है। वहां पर वो XML HTTP के नाम से उन्होंने वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ओपन मैंने कहा गेट मेथड यूज करें। अच्छा, अगर आपने पोस्ट मेथड यूज करना हो ना तो उसका तरीकेकार थोड़ा डिफरेंट है, उस पर फिलहाल हम नहीं जा रहे, चीजों को सिंपल रखने के लिए। अब यहाँ पर आप अपनी वो फाइल बताओगे जहां से उसने डेटा फेच करना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार लेट से मेरे पास एक फाइल है search-ajax.php, वहां से डेटा रीड करके लाओ। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि क्या मैं उस फाइल को कोई डेटा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ? मिसाल के तौर पे देखें, वहां से वो डेटा तो रीड करके ले आएगा, किसका डेटा रीड करना है? तो मैंने ये जो वेरिएबल ऊपर बनाया था मैं इसको पास करूंगा। तो आपको याद होगा आप कुछ इस तरीके से अपना यूआरएल के अंदर डेटा फेच कर रहे होते हो, ठीक है। यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट इक्वल, और यहाँ पर आप उसको क्या करवा दो, अपना ये जो भी आपका ऊपर वेरिएबल है उसको कॉन्केटिनेट, ठीक है। और लास्ट में आपने इसको ट्रू कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने इसको बता दिया, ये जो मैं रिक्वेस्ट ओपन करवा रहा हूँ इसको आपने इस फाइल के ऊपर भेजना है। कहाँ भेजना है? ठीक है, इस फाइल के ऊपर भेजना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने अभी तक इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई है। अगर आप इससे रिक्वेस्ट को भेजना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माई रिक्वेस्ट डॉट सेंड। समझ आ गई यहाँ तक कहानी? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस रिक्वेस्ट के ऊपर वो जाके काम करेगा। लेकिन आपको पता है जब भी आप लेट से मैं इस पेज को इसमें कॉल करवा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि इस पेज पे जो भी डेटा होगा वो मेरे पास मेरे इस फंक्शन को कॉल करने पे आ जाए मेरे पास विदाउट लोडिंग द पेज, ठीक है। तो अब ये भी मुमकिन है कि हमारे पास ये वाला जो पेज है ये मौजूद ही ना हो। आप अक्सर देखते हैं ना, आप कोई ऐसा पेज वेबसाइट पे ओपन कर दें, ठीक है, जिसके ऊपर कोई डेटा ही मौजूद ना हो, या वो पेज ही मौजूद ना हो, या उस पेज पे आपको एक्सेस ही ना हो, तो डिफरेंट एरर आ रहे होते हैं। जैसे 404 का एरर आ रहा होता है, जैसे 500 का एरर आता है, डिफरेंट एरर्स आते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पेज आपको, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मुझे पता है इस नाम से कोई पेज नहीं, ठीक है, मैं इनकरेक्ट डिटेल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें इसने मुझे एक एरर शो करवा दिया, पेज नॉट फाउंड। ये मुमकिन है, ठीक है, 404 एरर कहलाता है। अच्छा, मैंने इसको एक आउटपुट लिखना है, मुझे जो भी वहां से डेटा है ना वो अपनी यहाँ वेबसाइट पे शो करवाना है। तो मुझे उसके लिए क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा, पहली तो बात है जो मैं पेज लोड कर रहा हूँ ये वाला पेज ये मिले, ठीक है। और इसके ऊपर जो मेरा काम है वो हो जाए, तब मैं आउटपुट शो कराऊं, वरना आउटपुट शो
ना कराऊं। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना यहाँ पर स्टेटस है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें, ये कुछ रेडी स्टेट है। क्या है कि मिसाल के तौर पे आपका जो है रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गई है, क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन, 0 का मतलब है रिक्वेस्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, 1 का मतलब ये है रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गई है और सर्वर और क्लाइंट का कनेक्शन बन चुका है। 2 का मतलब ये है कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है। 3 का मतलब ये है कि सर्वर रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है। 4 का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट मुकम्मल हो चुकी है, उसका जो भी जवाब है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने अपना अगला काम जो हमें आउटपुट मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो रिक्वेस्ट को फिनिश कर चुका हो वो पेज, ठीक है। वो पेज की जो लोडिंग है वो सारी हो चुकी हो, उसके ऊपर जो मेरा काम था वो मुकम्मल हो गया हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये चीज भी हमें देखनी है कि भाई 200 का मतलब होता है स्टेटस। 200 मीन्स कि वो पेज ओके है। 403 का मतलब है फॉरबिडन है, मीन्स के पेज मौजूद है लेकिन आपको उसका एक्सेस नहीं है। और 404 का मतलब है कि पेज ही मौजूद नहीं है, और इसके अलावा भी कुछ आपके पास स्टेटस होते हैं। तो हमें जो स्टेटस है वो 200 चाहिए, ठीक है। और जो रेडी स्टेट है वो कितना होना चाहिए, 4। तो अगर आप अपना कोड देखें तो इसके अंदर ये देखें, हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ दिस डॉट रेडी स्टेट 4 और दिस डॉट स्टेटस 200, यानी वो जो हमारी वेबसाइट है उस पे डेटा, एक तो वो पेज मौजूद हो और मुझे उसका एक्सेस भी हो, और दूसरा उसके ऊपर जो मेरा डेटा है वो रेडी हो चुका हो। तब मैं क्या करूंगा, नीचे अपने किसी भी एक डिव के अंदर वो डेटा प्रिंट करवा दूंगा, कहीं पर भी मैं डेटा प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑन रेडी स्टेट चेंज का फंक्शन चलाना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा माय रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। रेडी स्टेट चेंज हो तो आप क्या करो, एक फंक्शन चलाओ, ठीक है। सो आपको पता होगा कि ये हमने फंक्शन एक उसके ऊपर जैसे ही उसका रेडी स्टेट चेंज होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा, इफ, अब रेडी स्टेट तो देखें, जब वो 0 है, 0 से 1 होगा तो भी स्टेट चेंज हो रहा है, 0 से 2 होगा तो भी स्टेट चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा अगर माय रिक्वेस्ट डॉट उसके जो स्टेटस है, ठीक है, वो हो 400, सॉरी 200, और साथ में एंड के साथ उसकी जो रेडी स्टेट है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ दिस का जिक्र करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो दिस रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस 200, ठीक है। अगर ऐसा हो, ठीक है, तभी ये काम होगा, वरना आपको कोई वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। मैं ये फिर बता दूं, ये देखें, सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट ओपन की, क्या की, रिक्वेस्ट ओपन मींस रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल बनाया, फिर रिक्वेस्ट के अंदर हमने बताया कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है कौन से एचटीएमएल के पेज के ऊपर जाएगी या कौन से पेज से ये डेटा उठा के लाएगी। तो वो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया सर्च एजेक्स के नाम से। फिलहाल मैंने ये पेज बनाया नहीं है लेकिन हम बना लेंगे, और फिर मैं रिक्वेस्ट सेंड करा रहा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले और रिक्वेस्ट ओपन करने से पहले मुझे ये भी बताना था कि भाई जो मेरे पास यहाँ इस पेज पे आउटपुट आएंगे वो कब आए।
तो वो मैंने कहा जब मेरी रिक्वेस्ट जाए और उसका रेडी स्टेट क्या हो जाए 4 और स्टेटस क्या हो जाए 200, तभी ये रिक्वेस्ट जनरेट होनी चाहिए, वरना जनरेट ना हो। तो इफ यू सी यहाँ पर मेरे पास ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 4 का मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट फिनिश हो गई हो और उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया हो, और 200 का मतलब ये है कि आपका पेज भी मौजूद है और उसका आपको एक्सेस भी अवेलेबल है। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा यार ये जो ऊपर मेरा, अच्छा जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा वो प्रिंट कहाँ होना चाहिए, वो प्रिंट मेरी इस रो के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो टी बॉडी है ना, इसके अंदर ये जो एक आईडी हमने बनाई थी, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ भाई आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किस नाम से आईडी बनाई हुई है हमने, हमने आईडी बनाई है माय डेटा, ठीक है। और उसमें जाके हम क्या करें, इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल में हमने क्या कहा, मैंने कहा जो वहां से रिस्पॉन्स आएगा ना वो इसके अंदर लिख लो। तो उसके लिए आप लिखोगे दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर। अच्छा फिलहाल क्योंकि मैंने ये पेज ही नहीं बनाया हुआ तो वहां से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आना, और जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर देखें ये वाला मेरा पेज है आई थिंक, ये रहा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें ये जैसे जैसे मैं वो कर रहा हूँ, तो ये देखें वो उसके ऊपर डेटा भेज रहा है, लेकिन वो एरर दे रहा है 404 नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ देखें मेरी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा अगर तो मैं यहाँ पे ये कोड लिख दूं ना, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि अगर 404 है तो 202 के बजाय मैंने लिख लिया 404, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेज नॉट। तो आप देखिएगा जैसे जैसे मैं वहां डेटा राइट करूंगा तो मुझे पेज नॉट फाउंड, देखें आ रहा है पेज नॉट फाउंड। तो ये डिफरेंट है, आप वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी यूजर को भी ये बता सकते हैं भाई अगर स्टेट 1 है कि भाई वहां पे मैंने डेटा भेज दिया है, वहां से डेटा लोड होकर आ गया है, ठीक है। आपने वो बूटस्ट्रैप के अंदर पढ़े थे प्रोग्रेस बार, तो उसमें शो कर सकते हैं भाई वहां रिक्वेस्ट गई है, वहां से रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। तो ये आप इन स्टेटस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस 1 पे अलग मैसेज प्रिंट हो, स्टेटस 2 पे अलग हो, स्टेटस 3 पे अलग हो, लेकिन खैर हमें इसको नहीं करना क्योंकि फौरन वहां से डेटा रीड कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ। मैं किस नाम से पेज को कॉल कर रहा हूँ, सर्च एजेक्स, ठीक है। तो आप न्यू फाइल बनाएं, इसको हम सेव कराते हैं, सर्च एजेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। और यहाँ पर हम पीएचपी ओपन करते हैं, और मैं जस्ट टेस्ट करने के लिए कि यार ये जो मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ ये वेरिएबल सर्च एजेक्स पे आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं किस नाम से पास कर रहा हूँ, स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको यू आर सर्चिंग डॉट डॉलर अंडरस्कोर गेट टू, यानी जो भी वहां पे लिखा हुआ हो वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आप देखेंगे अलग पेज है। और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ देखें आ रहा है यू आर सर्चिंग एज, ये है क्या, ये है तो आपके पास पीएचपी अलग पेज पे। लेकिन आप अगर नोट कर रहे हो तो ये यहीं पे अभी पेज लोड नहीं हो रहा, बाकी पे चीजें वैसे ही हैं, सिर्फ इतनी सी जगह रीलोड हो रही है। ये फायदा है एजेक्स का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा एक पीएचपी का कोड लिखते हैं जिसके अंदर वो हमारा सर्चिंग वाला काम करे। तो सर्चिंग वाला काम आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा ही है। तो ये कोड आप क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। ये कोड आपका आ जाएगा
सर्च एजेक्स के अंदर। अच्छा, इसमें आपको टेबल और टी बॉडी प्रिंट नहीं कराना क्योंकि वहां टेबल पहले से बना हुआ है, टी बॉडी भी आपके पास पहले से बना हुआ है, आप सिर्फ एक रो ऐड कराओगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, टू नेम का वेरिएबल आप पास कर रहे हो। अच्छा, ये कोड अभी काम नहीं करेगा, इसका रीजन ये है कि आपके पास यहाँ डेटाबेस कनेक्शन नहीं है, तो आपको उसके लिए इंक्लूड करें। वो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम कैसे इसको हमने एक अलग से फाइल बनाई हुई जिसके अंदर हमारे डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल्स हैं, तो सिर्फ उसको इंक्लूड करवाया। अब ये आपका पूरा कोड काम करेगा, ये पूरी एग्जांपल आपकी एजेक्स की मुकम्मल है। सीरीज अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ अहमद, तो आप देखें विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज आपके पास यहाँ पर अहमद का डेटा आ चुका है, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। हालांकि इसके पीछे जितना वो डेटा रीड कर रहा है वो कहां से रीड कर रहा है, आपकी दूसरी पीएचपी की फाइल से रीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने क्या किया हुआ है, उसको डेटा रीड करवा लिया और आपका पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। आप अगर एग्जांपल देखें इस वाले सर्च बॉक्स की, तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करने पे नीचे नहीं आ रहा, आ रहा है कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। अच्छा, जब तक आप इसको सबमिट नहीं करते डेटा नहीं आता। आप देखें मैंने सबमिट किया है तो आपको बता रहा है भाई ये डेटा नॉट फाउंड, लेकिन इसमें क्या है, ये देखें लिखा नीचे कोई भी डेटा नहीं आया, ठीक है। ये देखें, और ये सारे का सारा डेटा वो फेच कहां से कर रहा है, ये फेच कर रहा है आपका आपके डेटाबेस से, ठीक है। इसका एक तो आप अपने पेजेस में इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसका एक आसान और बेहतर तरीका ये होता है, मीन्स के आप ये एक और एग्जांपल इसकी ये है कि लेट से आप एक साइन अप का पेज बना रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस मौजूद है, लोकल होस्ट यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास यूजर्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक साइन अप का पेज बनाता हूं तो साइन अप के अंदर होगा क्या कि भाई अब एक बंदे को यूजर नेम मिल चुका है आते, तो अब इसके अलावा किसी और बंदे के पास ये यूजर नेम नहीं होना चाहिए वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसके लिए हमने माइस्क्वेल के अंदर तो यूनिक का लगा सकते हैं कि भाई ये जो यूजर नेम है ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और ईमेल भी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन आपको पता कब चलेगा कि आपने वही यूजर नेम लिखा है जो पहले से मौजूद है, जब आप डेटा सबमिट इंसर्ट कराएंगे पीछे वो माइस्क्वेल से डेटा चेक करेगा, वो बताएगा कि भाई ये तो डेटा पहले से इस नाम से मौजूद है, वो फिर आपको एरर देगा, लेकिन आपका सारा फॉर्म रीसेट हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे मैंने अभी डेटा इंसर्ट किया था तो फॉर्म क्या हो गया था, अगर यहाँ लिखा हुआ भी आता डेटा नॉट इंसर्टेड तो फॉर्म रीसेट हो चुका होता। इसका मतलब है वो जो एरर आ रहा है वो मुझे टाइमली पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फॉर्म के ऊपर जैसे जैसे आपने अक्सर देखा होगा गूगल के ऊपर आप न्यू ईमेल बना रहे हो तो वो क्या करता है, आप जैसे जैसे ईमेल टाइप कर रहे होते हो वो साथ में बताता रहता है ये अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके ऊपर एक माइस्क्वेल का फंक्शन लगा दूंगा जो मुझे ये पता करके बताएगा भाई ये डेटा अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये काम हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन की जाए, तो उस वजह से ये वीडियो थोड़ी काफी बड़ी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल होगी कि आप कैसे एजेक्स की मदद से अपने साइन अप के पेज के अंदर यूजर नेम को एडजस्ट कर सकते हो, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे।
आज हमने जो पढ़ा है आपने आप देख लिया होगा कि विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज आपका ये सारा सर्चिंग हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लें, मैं फिर आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरे पास यहाँ बहुत सारा डेटा है, तो मैं लेट से सर्च करता हूँ खान, तो ये देखो, और वही सर्चिंग ये, अच्छा ये जो सर्चिंग की जो मैंने एग्जांपल यूज की है ये, क्योंकि कल हम पूरा इसको डिस्कस कर चुके हैं तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हमारा सिर्फ एजेस का काम क्या था, मैं फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एजेस क्या करेगा, पहले तो आपने जिस इनपुट के ऊपर उसका काम करना है, लेट से मैं तो यहाँ सर्चिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ एक कमेंट का बॉक्स बना रहे थे, तो जाहिर बात है वो कमेंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपने सबमिट करवानी है। तो वो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में सेव करवा लूंगा, ठीक है। और फिर मैं अपनी XML HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, उसके ऊपर मैं रेडी स्टेट चेक करूंगा। ये ऐसे ही लिखना है, इसके अंदर आपने जहां पर उसका आउटपुट शो कराना हो ना कि कमेंट सबमिट हो गया है या कमेंट सबमिट नहीं हुआ या जो भी करना है, यहाँ उस एरिया का आपके पास क्या आ जाएगी, आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे आपका उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कहाँ से, वो आप जब ये रिक्वेस्ट ओपन करते हैं ना तो जो फाइल बताएंगे वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अभी जैसे देखें मेरा पूरा टेबल जनरेट हो रहा है इस कोड के ऊपर है, यहाँ अगर आप नोट करें तो देखें इसके ऊपर पूरा वो कोड चल रहा है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टू इन्फो स्टू नेम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, वो लाइक वाले कल का कीवर्ड है सारा, और वो सारा डेटा आपको फेच करके रोज के अंदर क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। तो ये वो ही सारा कोड आपने यहाँ पर लिखा है, वहां पे जस्ट आपने ये वेरिएबल पास करवा दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एजेक्स ने सिर्फ ये काम करना, ठीक है। ये कोड आपके पहले से बने हुए होते हैं, आपने उन्हीं को यूटिलाइज करना होता है। ये यहाँ आपने जो भी करना हो, यहाँ कुछ भी मैंने आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ इनिशियली सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख के आपको बताया था, लेकिन कहने की बात यह है कि ये अलग से PHP की फाइल है और इसका डेटा मैं यहाँ पे फेच करा रहा हूँ विदाउट रीलोडिंग द पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको जो साइन अप के पेज के अंदर यूजर नेम के ऊपर आप कैसे एजेक्स से फायदा उठा सकते हैं उस पर बात करेंगे।